आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर चर्चा शुरू हो गई है। आरएसएस चीफ कह रहे हैं एक व्यक्ति पहले सुपरमैन बनना चाहता है, फिर देवता और भगवान बनना चाहते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, नियंत्रण विकास से ही समाधान है, निरंतर विकास ही समाधान है। लक्ष्य मिलने के बाद भी बहुत कुछ किया जाता है, कुछ करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से ट्रेन हादसे की खबर आई। उसके बाद फिर से ट्रेन हादसों को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। यूपी के गोंडा में आज अचानक चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 3 एसी बोगी समेत 15 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हम इस मामले पर अपने संवाददाता अनूप श्रीवास्तव से भी बात करेंगे, जो मौके पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वहां से फिलहाल अपडेट क्या है, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हम सुरक्षित ट्रेन भी सुरक्षित है, ईंधन सुरक्षित है। ईंधन के बाद सारी बोट बहुत बुरी तरह से डिरेलमेंट हो गया। तत्काल आपके पास पहुंच रहे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज एक बड़ा रेल हादसा हो गया। गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 3 एसी समेत 15 बोगियां पटरी से उतर गई। इनमें 3 पलटी खा गई और 25 लोग घायल हो गए। हादसे में 2 लोगों के पैर कट गए। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME, वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं, 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर घायल यात्री एसी कोच के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद यात्री खिड़की की कांच तोड़कर बाहर कूदे। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अफसर मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई। जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई उसका नंबर है 15904। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा भिलाई रेलवे स्टेशन के बीच गोसाईगंज डेहवा में हुआ। हादसा स्थल की अयोध्या से दूरी 30 किलोमीटर, जबकि लखनऊ से 130 किलोमीटर है। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME, वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं, 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन के पटरी से उतरते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इसकी जानकारी जैसे ही शासन प्रशासन को मिली, राहत और बचाव कार्य की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मेडिकल वैन के साथ डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची। रेलवे की एक्सीडेंट वैन को तुरंत रवाना किया गया, जो कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। इस एक्सीडेंट के बाद कई यात्रियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। भारतीय रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 8957409292, इसके अलावा 8957400965 जारी किया है। पूर्वोत्तर रेलवे की कानपुर मंडल ने भी अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो इन्फॉर्मेशन है, 2 कैजुअल्टी हैं और 7 इंजरी हैं, जिसमें से 6 माइनर इंजरी हैं, यानी कि छोटी मोटी चोटें लगी हुई हैं। घायलों को उपचार दिया जा रहा है। वहाँ पे रेलवे की मेडिकल वैन साइट पे पहुँच गई है। रेलवे के डॉक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट, सभी चीज़ें साइट पे पहुँच गई हैं। हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया है
और जो यात्री इस ट्रेन में हैं उन यात्रियों को लाने के लिए एक रेक फॉर्म की जा रही है, स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जिससे वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। वहां से साइड से उनको बाई बस मनकापुर में ले जाया जाएगा, वहां से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनको उनके गंतव्य स्थान तक ले जाया जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों से बात की और हर संभव मदद के लिए निर्देश दिया। साथ ही घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है। इलाके के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने घटना की पूरी जानकारी दी और घायलों को हर संभव मदद का ऐलान किया है। हमारे सारे अधिकारियों से भेंट हो गई है। यहाँ पे जितने घायल अवस्था में लोग हैं उनको मनकापुर CHC और गोंडा भेजा जा चुका है। बाकी जो यात्री हैं उनको सड़क तक, मेन रोड तक ले आने का हम लोग भी प्रबंध कर रहे हैं और प्रशासन भी प्रबंध कर रहा है। वहाँ मेन रोड से उनको बस लगवा दी गई है जिससे वो मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुँच सकें। मनकापुर रेलवे स्टेशन पे हमने DRM से हमारी बात हो गई है। गोरखपुर में ट्रेन तैयार हो रही है, स्पेशल ट्रेन, रिलीफ ट्रेन, वो आएगी और यहाँ से ये जो यात्री आगे जा रहे थे, गोरखपुर जा रहे थे, कटिहार जा रहे थे, जो आगे अपने जगह पे जा रहे थे, उनको ये ट्रेन यहाँ पे लोड करके उनको अपनी अपनी जगह पे पहुँचाया जाएगा। इस घटना के बाद ट्रेन की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और सीधे चल रहे हैं अपने सहयोगी अनूप के पास ताजा अपडेट के लिए। अनूप, फिलहाल क्या अपडेट इस हादसे को लेकर, कैसे हुआ है हादसा? देखिए, हादसा कैसे हुआ ये तो जांच का विषय है और रेलवे संरक्षा आयुक्त इसकी जांच करेंगे। जहां तक रेलवे मिनिस्ट्री के सूत्रों की बात है, कल रेल मंत्री का दौरा हो सकता है और या तो फिर रेल राज्य मंत्री का दौरा हो सकता है। उसके साथ संरक्षा आयुक्त जो है वो भी आएंगे और उसके बाद जांच के होंगे। लेकिन फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि पटरियों में कोई खराबी थी। हम जो ट्रेन चला रहे थे, दो ड्राइवर, वो दोनों सलामत है और पीछे के बोगी के कफलिंग टूटने के बाद उसके पीछे की जो 8-10 बोगियां थी वो डिरेल हुई है। और इस एक्सीडेंट में फिलहाल जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 2 दर्जन लोग घायल हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। SDRF वहां पहुंच गई है, रेलवे के पुलिस पहुंच गई है, GRP पहुंच गई है। इसके अलावा तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सब जारी है। लोगों को मनकापुर और गोंडा वहां पर हॉस्पिटल में भेजा गया है। जिनको हल्की फुल्की चोटें थी वो ठीक हो गए हैं। बाकी लोगों को जो यात्री हैं उन्हें आगे भेजने का काम किया जा रहा है। अनूप, लेकिन लगातार इस तरह के हादसे हाल फिलहाल में सामने आए। बालासुर का ट्रेन हादसा हुआ, इससे पहले भी एक हादसा हुआ था और अब ये हादसा। इस तरह के हादसे रेल की तकनीक और कवच सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कवच सिस्टम जो है वो कोलाइड के लिए होता है। जैसे ट्रेन की आमने सामने की टक्कर होने की संभावना हो तो उस स्थिति में कवच का जो है वो यूज होता है। लेकिन जो ये रेल हादसा है, देखिए 2 तरीके से होते हैं। या तो मानव भूल हो, मनुष्य की गलती हो, ड्राइवर की गलती हो, लाइनमैन की गलती हो, ASM की गलती हो, गार्ड की गलती हो, केबिन मैन की गलती हो। एक तो ये होता है और दूसरा की टेक्निकल फॉल्ट होता है, सिग्नल खराब हो। 2 तरह के फॉल्ट होते हैं। एक सिस्टमैटिक फॉल्ट हो सकता है, एक मानवीय चूक हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है। आपके पास वापस लौटेंगे अनूप, लेकिन जो लोको पायलट था, यानी कि जो ट्रेन चला रहा था, जो ट्रेन का पायलट था, हादसे के बाद जब उसने कंट्रोल रूम फोन किया तो क्या हुआ, वो ऑडियो सामने आया है। वो एक्सक्लूसिव ऑडियो इस वक्त हमारे पास है, वो दर्शकों को पहले सुनवाते हैं। आप परेशान मत होइए, मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ। आपके पास पहुंच रहे हैं सारे लोग। आप लोग सुरक्षित है ना? ड्राइवर साहब, आप लोग सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं। और असिस्टेंट भी सुरक्षित है। अच्छा, इंजन सुरक्षित है। इंजन के बाद सारी गोच बहुत बुरी तरह से डिरेलमेंट हो गया। ठीक है, आप लोग परेशान हैं, हम लोग तत्काल आपके पास पहुंच रहे हैं, तत्काल पहुंच रहे हैं। आप लोग सुरक्षित, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ना घबराइएगा। हम लोग पहुंच रहे हैं आपके पास। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं ड्राइवर साहब, हम लोग पहुंच रहे हैं। हम उतना नहीं रह पाएंगे। नहीं, आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल शांत रहिए, कुछ नहीं हुआ है। तो ड्राइवर काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, काफी तेज से रो रहा है और अपनी बात कंट्रोल रूम को बता रहा है, जबकि कंट्रोल रूम उस ड्राइवर को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है अब तक मदद तुरंत पहुंच रही है। लेकिन इस हादसे में अभी तक जो शुरुआती जानकारी अनूप सामने आई है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक में कुछ इशू था या फिर कोई साजिश भी हो सकती है, कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है।
बिल्कुल हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉन्फ्रेंसी हो सकती है। जिस तरह के हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं या देश में बन रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जांच का विषय है। अब पटरी खराब थी या कोई और वजह थी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर गाड़ी की स्पीड 100+ होती या 80-90 की रफ्तार से भी अगर गाड़ी होती तो ये हादसा और भयानक हो सकता था। दो बातों की वजह से ये हादसा तो है, हादसा कोई भी हो वो उसे अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर था कि NER के जो रेल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी तरफ से आदेश थे कि चूंकि इस रास्ते में घाघरा राप्ती बहुत सारी नदियां पड़ती हैं, पुल हैं, ब्रिज हैं, इसलिए ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शन है कि वो 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा ट्रेन नहीं चलाएंगे। और यही वो फॉलो कर रहा था ड्राइवर, जिसकी आवाज हमारे दर्शकों ने सुनी। और यही वजह है कि एक्सीडेंट तो हुआ, सारी बोगी ड्रिल हुई है जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से नुकसान हमें ज्यादा होती तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। फिलहाल अनु बहुत बहुत शुक्रिया। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, हाई लेवल जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए जिससे कि हादसे की वजह सामने आ सके, हादसे की वजह की जानकारी मिल सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार के 6 महीने पूरे हो गए, जिसे लेकर दिल्ली में आज एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में खुद CM विष्णुदेव साय मौजूद थे, जहां उन्होंने सरकार के 6 महीनों की खामियाबियां गिनाई और कहा कि 6 महीने में सरकार ने लोगों के लिए कई काम किए हैं, साथ ही नक्सलवाद की चुनौतियों से भी तेजी से निपटा जा रहा है। उन्होंने खास बातचीत की इंडिया डेली संवाददाता आयुषी मिश्रा से। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। सर, 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, नक्सलवाद माओवादी को रोकने के लिए किस तरीके से काम चल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी 7 महीने हुए हैं और इन 7 महीनों में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक 33 सुरक्षा कैंप स्थापित कर चुके हैं और सुरक्षा कैंप के माध्यम से और नियत निलानार योजना, आपका अच्छा गांव योजना के माध्यम से सरकार की जो 32 योजना है, जो हमारे 5 जिले नक्सल प्रभावित हैं, वहां के लोगों तक 32 योजनाओं पर हम लोग का फोकस है और वहां पर सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, उनका राशन कार्ड बने, उन तक राशन पहुंचे, वहां पर शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था हो, ये तमाम काम वहां पर हम लोग दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। इनका साफ कहना है कि माओवादी इलाके में लगातार विकास का काम चल रहा है और ऐसे में 7 महीनों का कार्यकाल बीजेपी का, विष्णुदेव साय का बतौर मुख्यमंत्री अब पूरा होता है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उनसे भी हमारे सहयोगी आयुषी ने बातचीत की। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी CM विजय शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ में 6 महीने का कार्यकाल अब पूरा हुआ है, 6 महीनों में कितना काम हुआ है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में 6 महीनों में बदला है? माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में 6 महीने में इतने काम हुए हैं जो कि पूरे देश में प्रतिमान हैं। किसानों के 21 क्विंटल धान खरीदना, 31 रुपये के हिसाब से राशि देना, 2 महीने 2 साल का बोनस देना, महिला महतारी बंधन का राशि देना, 5500 रुपये में तेंदुपत्ता की खरीदी करना, सारे काम एक साथ किए गए। मोदी सरकार ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य बिना युवा शक्ति के नहीं पाया जा सकता है। इसलिए सरकार भी युवाओं पर फोकस कर रही है। युवाओं को स्किल्ड करने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने पर भी काम हो रहा है। मोदी सरकार लगातार यूथ के विकास के लिए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है। ऐसे में युवाओं को मोदी सरकार के बजट से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। युवाओं को सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत रोज़गार की है, रोज़गार के नए अवसर की है, रोज़गार दिलाने की है। आइए देखते हैं युवाओं को लेकर क्या है इस बार उम्मीद है। 23 जुलाई को देश का बजट पेश होने वाला है। बजट से हर वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में देश के बजट से युवाओं को भी काफी आस है। भारत में दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी रहती है। देश की कुल जनसंख्या की करीब 66% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। मोदी सरकार भी लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। साल 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका होगी। युवाओं के विकास के लिए कई काम हुए हैं।
1,40,00,000 युवाओं को स्किल इंडिया की ट्रेनिंग, 15 नए एम्स और 390 नए विश्वविद्यालय। पीएम मुद्रा योजना के तहत युवाओं को लोन दिया। 22,50,000 करोड़ के कुल 43 करोड़ लोन मंजूर। स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना शुरू। युवाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा दी गई। कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत। 30 स्किल इंडिया नेशनल सेंटर खोलने की घोषणा। रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान। 40 एकलव्य मॉडल स्कूलों में टीचर्स की नियुक्तियां होंगी। देश में 3000 ITI खोले गए। मोदी सरकार इन योजनाओं के जरिए युवाओं को रोजगार देने की कोशिश में जुटी है, लेकिन युवाओं को देश के आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। युवाओं को उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। युवाओं को सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पेपर लीक होने से भी युवा परेशान, सरकारी पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही। अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल, निजीकरण से भी हो रही है परेशानी। परमानेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां बंद हो, नई भर्तियों को निकालने की जरूरत। शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की मांग। युवाओं को मोदी सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से युवाओं के लिए क्या कुछ मिलता है। क्या सरकार से उनकी उम्मीद पूरी हो पाएगी, ये तो 23 जुलाई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बजट से युवाओं को क्या चाहिए, ये समझने के जानने के लिए हमारे सहयोगी पलक सहगल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट से बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर बजट से देश के युवाओं को क्या उम्मीदें हैं। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प, और इस संकल्प के अंदर सबसे बड़ा योगदान होगा हमारे देश के युवाओं का। जब हम देश के युवाओं की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों के अंदर युवाओं के ऊपर फोकस किया गया है। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की गई है, और इस विकसित भारत के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी देश की जनसंख्या को कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन 140 करोड़ की इस जनता के अंदर सबसे ज़्यादा युवा हैं, और ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस नहीं है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि बजट आने वाला है, और बजट के अंदर युवाओं की बड़ी उम्मीद है कि इस बार हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ज़्यादा बजट जो है वह आवंटित किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बजट का सीधा असर जो है वो इस यूनिवर्सिटी पे पड़ते हुए नजर आएगा। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आनंद। 23 जुलाई को बजट आने वाला है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, क्या लगता है शिक्षा क्षेत्र पे फोकस किया गया है, और आने वाले बजट से क्या कुछ उम्मीद है? जी बिल्कुल, लगता है कि शिक्षा क्षेत्र पे फोकस किया गया है। हम देख सकते हैं कि ये NEP में कई सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, तो हम बजट से, आने वाले बजट से उम्मीद करते हैं कि जो NEP की कई सारी पॉलिसीज़ हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फंड जरूर सरकार को आवंटित करना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं आप? MA हिंदी अभी पूरा हुआ। तो क्या हिंदी में तो आपको रट्टाफिकेशन करनी पड़ती होगी? बिल्कुल, लेकिन अब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें हमें थोड़ा, और रट्टाफिकेशन मतलब ठीक है, लेकिन हम लिटरेचर पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी भी है इसमें। ठीक है, हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप। रट्टाफिकेशन की अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव हुआ है। ये एक रियलिटी देखने को मिली है। क्या लगता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों के अंदर इम्प्रूव हुआ है? हाँ, खैर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें कई मामलों में सुधार हुआ है, पर एक जिस चीज़ को देखा जा सकता है कि जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है, जो क्लास का एक हेल्दी माहौल बनाने के लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है कि टीचर के अनुपात में बच्चों की संख्या क्या है, ताकि वो दो तरफा डिलीवर कैसे कर पाए बच्चों को, तो एक उसमें सुधार की एक आवश्यकता है। बाकी इंफ्रा के तौर पे कई चीज़ें सुधरी है। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने बात करी ब्रेन ड्रेन की, और मुझे लगता है हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि स्टेम छात्रों की हम बात कर रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो देश में पढ़ते हैं और बाहर नौकरी की तलाश के लिए चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? वरुण। देश में नौकरियां नहीं है, पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन छात्र जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। देश में नौकरियां हैं, मतलब बाहर वो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ उन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं कंपेयर टू भारत में अभी। लेकिन वहाँ खर्चे भी तो ज़्यादा हैं। खर्चे ज़्यादा हैं, बट आप गल्फ कंट्रीज़ में अगर जाओगे तो टैक्सेस नहीं है, तो इस हिसाब से ज़्यादा पैसे वहाँ बच जाते हैं, इसलिए वे भी जा रहे हो। तो क्या लगता है, क्या हमारे देश के अंदर जो जॉब के लिए एक इकोसिस्टम होना चाहिए,
कि अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन की है, फिर आपने पीएचडी की है, उसके बाद क्या जॉब जो है वो आपको नहीं मिल पा रही है या फिर ज़्यादा इनकम बाहर जनरेट हो रही है इसलिए आप अपना घर बार छोड़कर बाहर जा रहे हैं? कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जॉब है, आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट सेक्टर, बट आप कुछ सेक्टर्स में देखोगे अगर जिसमें हायर रिसर्च है, बायोमेडिकल साइंस है या पीएचडी जिसमें हायर रिसर्च है, वहाँ पे काम करने की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पे नहीं है उतने फैसिलिटीज़ भारत में रिसर्च के। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स भी जो मैं जानता हूँ जो बाहर जा रहे हैं इस कारण, जर्मनी और इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़, तो वहाँ पे हमें काम करने की आवश्यकता है। 23 जुलाई को बजट आ रहा है, निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगे एजुकेशन सेक्टर के लिए, अगर आप अपनी सरकार से कोई गुहार लगाना चाहे, कोई सजेशन उनको देना चाहे कि इस पर फोकस किया जाए? भारत हमारा देश एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है जो अभी आगे बढ़ने की काफ़ी उसमें वो है संभावना है। तो अगर हम खुद को देखेंगे दूसरे देशों के कंपैरिजन में तो एक साउथ ईस्ट एशिया में छोटा सा देश वियतनाम है जो बहुत अच्छा कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो अपने बजट का 15-16% सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करता है, जबकि हम एक 150 करोड़ की आबादी होने के बावजूद जिसमें 70% आबादी 30% कम पे है, फिर भी 6% कर रहे हैं। कम से कम हमें 3-4% बजट बढ़ाने की आवश्यकता है एजुकेशन पे, क्योंकि पूरी बैकबोन है ये पूरी इकोनॉमी की, और खासा फोकस होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन पे, जहाँ से नए लोग जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो बच्चों की है वो अभी भी रूरल इंडिया में रह रही है। जो प्राइमरी एजुकेशन की सीन्स है भारत में वो उतने अच्छे नहीं है। मे बी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, बट जब आप जाओगे यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन वो स्टेट सब्जेक्ट भी तो है। बट स्टेट तो है तो सेंटर के अंदर ना, सेंटर चाहे तो कुछ तो कर ही सकती है उसके लिए, बट यही कहना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब हम देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो अगर आप सबसे ज़्यादा खर्च अपने एजुकेशन में कहेंगे तो शायद कोई एक गरीबी रेखा के अंदर शख्स है तो अपने एजुकेशन से उस गरीबी रेखा से उसे बाहर निकाला जा सकता है। क्या समझते हैं कि जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हमारी वैश्विक स्थिति इस तरह की बनी हुई कि डिफेंस पे भी खर्च करना है, फिर डिफेंस के साथ साथ आपको अपनी अंदरूनी होम मिनिस्ट्री के ऊपर भी खर्च करना है, और बड़ी चुनौती ये भी है कि हमें दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनना है। एजुकेशन सेक्टर का कितना बड़ा रोल है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में? अगर आपको दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भी है तो आपको प्राथमिकता पे एजुकेशन सेक्टर को रखना ही पड़ेगा, चाहे आपको डिफेंस में कितना % एलोकेशन करना पड़े, क्योंकि बेसिकली जो हमारा स्किल्ड मैन फोर्स जाएगा वो एजुकेशन सेक्टर के लिए जब तक एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज विद इन बजट नहीं होगा तब तक हम वो वर्कफोर्स तैयार ही नहीं कर पाएंगे। अभी देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार अगर एजुकेशन सेक्टर पर खर्च कर रही है, नई यूनिवर्सिटी बना रही है, यूनिवर्सिटी बनाने के साथ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम देख रहे हैं कि उसे और ब्रॉड किया जा रहा है कि ना केवल दिल्ली के अंदर ही केंद्रित रहे, अलग अलग राज्यों में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ के बाहर चले जा रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस यहाँ नहीं बना रहे हैं, बाहर जाके किसी और कंपनी के CEO बनना उनको मंजूर है, लेकिन यहाँ पर अपनी कंपनी बनाना उन्हें मंजूर नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर आप स्टेटिस्टिक्स पर जाएंगे तो ओवर द पास्ट 10 ईयर्स आप अगर एनालाइज करोगे तो जो ब्रेन ड्रेन का जो मेजर चंक जो था वो इट वाज बिटवीन 2000 के से पोस्ट टिल 2012, 13, 14 तक ये बहुत बड़ा मेजर परसेंटेज ऑफ जो हमारे ब्राइट माइंड्स थे वो इंडिया छोड़ के बाहर गए। बट ओवर द पास्ट 10 ईयर्स इफ़ यू कुड सी कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन की वजह से, डिजिटल कन्वर्जन या इसके अवेयरनेस की वजह से अब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, ये आपके सामने पूरा डेटा है, सरकारी डेटा है, NGOs का डेटा है कि जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है जो हमारे कंट्री में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। नाउ द रीज़न बीइंग वो सिर्फ एक सेक्टर में नहीं है कि ऐसा नहीं कि एजुकेशन सेक्टर में है, ऐसा नहीं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ऐसा नहीं है कि आपका हेल्थ में नहीं है। हर सेक्टर में अगर आप देखोगे स्टार्टअप्स इंक्रीज़ हुए हैं। नए स्टार्टअप अगर आप देखोगे हर सेक्टर में, चाहे आपका रिमोट एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे कोस्टल एरिया हो, हर जगह हर सेक्टर में नए स्टार्टअप्स हुए हैं। और नए स्टार्टअप का मतलब ये है कि उनको जो लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होकर बंद भी हो गए हैं। देखिए, वो स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 लाख स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं कि लाख में से लाख जो स्टार्टअप है वो सक्सेसफुल होंगे। बट आप उसमें से देखो एटलीस्ट 40 to 45% जो स्टार्टअप्स हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पिछले 10 सालों के अंदर केवल 0.6% GDP का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है। क्या लगता है कि इस क्षेत्र पर क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या इससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है हमारे देश को? और क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हाथ में फ़ोन है और हर जगह देख रहे हैं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वो भी टेक्निकली सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों इस पर खर्च नहीं किया जा रहा? जैसा कि मैम आपने बताया कि 0.6% हमारे देश में खर्च हो रहा है इस R&D पे, और जो एडवांस देश हैं, विकसित देश हैं, लगभग 2% के आसपास में सारे देश की
R&D पे खर्च होता है। तो हमारे देश में भी धीरे धीरे इन चीज़ों पे खर्च करने के लिए कोशिश कर रही है सरकार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू डाइवर्स फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों को करने के लिए। बाकी देखिए R&D की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि R&D आपकी डिफेंस पे भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के अंदर आप दूसरे देश के साथ हम देख रहे हैं कि R&D पे इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना डिफेंस मजबूत करना है। पिछले 10 सालों के अंदर एक्सपोर्ट हमारा डिफेंस में इतना ज्यादा बढ़ा है, अब हम निर्भर नहीं, हम आत्मनिर्भर हैं। तो क्या R&D पे इसलिए भी फोकस करने की जरूरत है कि हमारे देश को जब हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है तो आपको रिसर्च पर ध्यान देना पड़ेगा? मैम ऐसा नहीं कि आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस ऑब्वियसली ये बात है कि जैसे हमारे यहाँ डिफेंस सेक्टर में और ये इसरो के सेक्टर में ये सारे जगह पे R&D हो रहा है, उसी तरह से आगे हम बढ़ें। बिल्कुल, इसरो का जिक्र किया और भी स्टूडेंट से, आप भी कैमरा पर्सन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में और स्टूडेंट से जानने की कोशिश कर रहे हैं ग्रास रूट पर कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं, डिपार्टमेंट है जिस पर अभी भी खर्च जो है वह नहीं किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं और भी स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। पवन, हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के साथ साथ क्या लगता है कि महज यूनिवर्सिटी बना देना बहुत है, या लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है? जी, दोनों विषय इसमें से आपने पहला कहा, एक तो जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस दोनों बढ़ाना, उसके साथ ही जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर ध्यान देना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है वो इन्हीं दोनों विषयों पर महत्ता से काम कर रही है। जैसे कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर 2014 से पहले हम IITs और IIM या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, मेन अगर IIT IIM देखें तो IIT और जो एम्स हैं जो 2014 से पहले 6 या 7 संख्या में थे, और 2024 से अभी जो वर्तमान में हम संख्या देखते हैं तो 22-23 की संख्या हम पाते हैं। तो ये तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ IIT IIM या फिर जो एम्स हैं वो तो खुल ही रहे हैं, इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो गुणवत्ता है उस पर भी कार्य कर रही है। बजट आ रहा है, बजट का स्वागत है, बशर्ते मैं बजट के संदर्भ में ये चाहूँगा कि बजट शिक्षा और हॉस्पिटल से पर जुड़ा तो हो ही, एक तरह से यह बजट ग्रामीण परिवेश को भी विशेष ध्यान दे, विशेष दर्जा दे। सरकारी नौकरी की अभी भी चेज है या फिर प्राइवेट नौकरी भी अच्छी है? नहीं है तो प्राइवेट नौकरी भी अच्छी है, दोनों अच्छी है, पर चेज होने के पीछे वही जो हमारे देश की जो पूरी जो अपने सांस्कृतिक जो कारक रहे पिछले 100-150 सालों में, कि कैसे मतलब जो भी कॉलोनियल माइंडसेट रहा होगा कि जैसे मतलब ये कि एक एडमिनिस्ट्रेशन नौकरशाह वर्ग में जाना है, मतलब नौकरशाह में जाना है, नौकरशाही वर्ग में किसी में जाना है, तो वही मानसिकता गांव दराज तक भी फैली हुई है, आगे तक भी फैली हुई, तो वो तो मतलब जैसे तो आज के स्टूडेंट समझ रहे हैं ना कि काबिलियत की जो है उस पर फोकस किया जाए, सरकारी नौकरी में शायद सब कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, बाकी आपका जो शौक है, जिस चीज़ को आप परस्यू करना चाहते हैं वो कहाँ पर आपको अवेलेबल होगी, बड़ी बात वो है, और जब वो नहीं हो पाए तब तो आपके पास सभी विकल्प खुले हैं। आज हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बात की, यहाँ पर PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के छात्र थे, उनसे जानने की कोशिश की कि जो एजुकेशन सेक्टर में हर साल बजट आवंटित किया जाता है, एलोकेशन किया जाता है, क्या वो ग्रास रूट पर पहुंच रहा है, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि महज यूनिवर्सिटी बनाने से सब कुछ नहीं होगा, वहां पर अच्छी फैकल्टी देने की जिम्मेदारी है, क्वालिटी एजुकेशन की जिम्मेदारी है। आज हमने विस्तार से स्टूडेंट से इसी पर बात की। कैमरा पर्सन कृपाल और केसर के साथ पलक सहगल, इंडिया टीवी।